everyone. In this video, we are going to discuss a recent judgment of Karnataka High Court in the case of Resham versus State of Karnataka, in which they have upheld the hijab ban. So let's just understand कि hijab क्या होता है. Then it will be easy for us to understand this judgment. See, there are 4 types of coverings: burqa, niqab, hijab and chador. burqa में हमारी full body covered होती है. In hijab, in niqab, except eyes, a full body is covered. And in hijab, our ears, neck and hairs are covered. और चादर में हमारे ears, हमारा neck, हमारा hairs and full body is covered. तो I hope you have understood the difference between these 4. अब हम केस पे आते हैं कि इस केस में क्या होता है. सी, कर्नाटका स्टेट में एक कॉलेज में विच वॉज इन उदीपी डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें क्या होता है कि अथॉरिटीज बोलती हैं कि आपको एक प्रॉपर ड्रेस कोड में आना है, और क्योंकि हिजाब इज डजंट फॉल अंडर अ प्रॉपर ड्रेस कोड, तो आप नहीं आ सकते हिजाब को पहनकर कॉलेज. सो नाउ जो एक लीगल क्वेश्चन आता है सबके दिमाग में, और एक लीगल क्वेश्चन उठता है वो ये कि क्या हिजाब पहनना हमारा फंडामेंटल राइट है? क्या हिजाब पहनना रिलीजन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंडर प्रोटेक्टेड है? क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, क्या उसके अंडर हिजाब पहनना प्रोटेक्टेड होगा या नहीं? सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या होता है. आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ठीक है, अब ये क्या बोलता है, लेट्स अंडरस्टैंड. The Constitution guarantees the freedom of conscience, freedom to freely profess, practice and propagate the religion. अब यहाँ पे जो 4 words हैं, let's understand those 4 words. Conscience मतलब हमारा इंडिविजुअल फ्रीडम, कुछ भी बिलीफ सिस्टम, कुछ भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होने का एक हमारा इंडिविजुअल फ्रीडम. ठीक है. राइट टू प्रोफेस मतलब प्रोफेस और प्रैक्टिस आर वेरी सिमिलर. प्रोफेस मतलब जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेट्स से अगर आप खुले ओपन में जाके अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं, या किसी को बता रहे हैं कि मेरा सो एंड सो रिलीजन, तो यू कैन डू इट. दिस इज योर फ्रीडम, दिस इज योर राइट, यू कैन डू इट. प्रैक्टिस मतलब सी, इन द केस ऑफ हिंदू जो टेम्पल जाते हैं, मुस्लिम मॉस्क जाते हैं, तो और कुछ भी रिचुअल्स जो होती हैं, यज्ञ टाइप, जो भी उनका रिलीजन में रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं, जो रिचुअल्स होती हैं, अगर वो उनको प्रैक्टिस करते हैं तो ये उनको दे आर प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन, तो दे आर अलाउड टू डू सो. प्रोपगेट मतलब अपने लोगों को एजुकेट करना, अपने रिलीजन के बारे में, अपने रिलीजियस टीचिंग्स के बारे में लोगों को एजुकेट करना. सो यू आर वेरी वेल, यू कैन वेरी वेल डू दिस एंड यू विल नॉट बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन. तो ये 4 वर्ड्स हमें समझते हैं. तो क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन ये आता है कि क्या हिजाब पहनना राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंडर आएगा या नहीं आएगा? मैं आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझाती हूँ, थोड़ा इसके पीछे का बैकग्राउंड, इस केस के पीछे का फ्रीडम ऑफ रिलीजन का बैकग्राउंड समझाती हूँ, जिससे कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस जजमेंट इन अ बेटर वे. देखो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे केसेस आए पास्ट में जहां पर कि एक इंसान का फ्रीडम ऑफ रिलीजन था और एक इंसान का एक और राइट वायलेट हो रहे थे, क्लैशेस हो रहे थे. मैं एग्जाम्पल की मदद से समझाती हूँ आपको. जैसे कि मैं आज बोलूँ कि मेरे रिलीजन में ये है कि मुझे किसी इंसान की बलि देनी है, मुझे किसी ह्यूमन बीइंग की बलि देनी है, तो मैं तो बोलूँगी कि मेरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, और क्योंकि मेरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मेरा फंडामेंटल राइट है, तो प्रोटेक्ट होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन को मेरे को ये राइट देना चाहिए. लेकिन अगर मैं इस राइट को प्रैक्टिस करती हूँ तो किसी भी इंडिविजुअल, किसी और इंडिविजुअल का राइट टू लाइफ वॉलेट होगा, जो कि आर्टिकल 21 में दे रखा है. वो भी एक फंडामेंटल राइट है. तो यहाँ क्लैशेस हुए आर्टिकल 25 में और आर्टिकल 21 में. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हम सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस को हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ कुछ ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस होंगी जिसको कि हम प्रोटेक्ट करेंगे, और उन्हीं रिलीजियस प्रैक्टिसेस का नाम था इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस. अब जो सिर्फ इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होंगी, सिर्फ हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, वी विल नॉट प्रोटेक्ट सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस. तो अब क्वेश्चन ये आता है, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा रिलीजियस प्रैक्टिस इसेंशियल है और कौन सी नॉन इसेंशियल है? तो सुप्रीम कोर्ट ने शिरूर मठ केस इन 1954 जजमेंट ये बोला कि सिर्फ वही प्रैक्टिसेस, द रिलीजन विल कवर ऑल रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस इंट्रीगल टू द रिलीजन. अब क्या बोला उन्होंने? इंट्रीगल, जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस जो आपके रिलीजन के साथ इंट्रीगल. अब सी, आई टेल यू, एक्सप्लेन इन हिंदी.
जो भी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसके बिना आपका रिलीजन अधूरा है, अगर आप उस प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करते हो तो आप अपना रिलीजन फॉलो नहीं कर पाओगे, आपको अपना रिलीजन छोड़ना पड़ेगा। उन प्रैक्टिसेस को हम बोलेंगे इंटीग्रल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मतलब जो हमारे रिलीजन से एकदम जुड़ी हुई होनी चाहिए, वो बहुत टाइम से हम लोग फॉलो करते आने चाहिए, आ रहे हों, वो इतनी मतलब पुरानी हो कि वो हमारे रिलीजन से मर्ज हो गई हों और वो हमारे रिलीजन का एक पार्ट, वो बन गई हों, दे आर इंटीग्रल टू आवर रिलीजन। अब ये हिजाब का जो केस है, ये रिसेंटली ये नहीं है कि कर्नाटका में ही आया, पहले केरला में भी 2016 में सेम इशू अराइज हुआ था। तो वहां पर वहां पर हाई कोर्ट ने वहां पर हाई कोर्ट ने दो कॉन्ट्रडिक्टिंग जजमेंट्स दिए थे 2016 में, 2018 में। 2018 में इन द केस ऑफ अमना बिन्त बशीर वर्सेस सीबीएसई उन्होंने बोला था कि हिजाब पहनना इज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, और क्योंकि वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड इन 2018 सेम हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि हिजाब पहनना इज नॉट द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। अब हम अपने प्रेजेंट केस की तरफ आते हैं। तो प्रेजेंट केस में क्या क्वेश्चन उठा था, क्या लीगल क्वेश्चन उठा था कि क्या हिजाब पहनना फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंडर हमारा फंडामेंटल राइट है या नहीं है। तो क्या कुछ गर्ल्स जो होती हैं वो कर्नाटका हाईकोर्ट में जाके पिटिशन फाइल करती है, तो मैटर जो है पहले एक सिंगल बेंच पे रेफर किया जाता है। अब सिंगल बेंच क्या होता है, जिस केस में सिर्फ एक जज उसको सुन रहा हो या केस डिटरमाइन कर रहा हो तो उसको हम बोलते हैं सिंगल बेंच। जिन जो थे हमारे जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित, उनको ये केस रेफर किया जाता है। लेकिन उसी टाइम क्या होता है, जो हाई कोर्ट होता है वो इंटरिम ऑर्डर पास कर देता है, और इंटरिम ऑर्डर में वो बोलता है कि स्टूडेंट्स कैन डू नॉट वियर रिलीजियस क्लोथिंग इंक्लूडिंग हिजाब। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इंटरिम ऑर्डर क्या होता है। कोई भी अगर बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल केस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चल रहा है जिसके वजह से सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर डिसरप्ट हो रहा है, जैसे कि इस केस में तभी हिजाब वाला केस आया तो बहुत सारे दंगे होने लगे, प्रोटेस्ट होने लगे, तो एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल इशू सामने आया। तो जब भी कोई इसी तरीके का केस आता है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एक इंटरिम ऑर्डर पास कर देता है। वो बोलता है कि क्योंकि मैटर ज्यादा आगे ना बढ़े तो अभी आप यहीं रोको, और फिर हम इस केस पे सुनवाई करते हैं, हम केस को डिटरमाइन करेंगे और फिर हम अपना जजमेंट बाद में सुनाएंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल फॉर द मेंटेनिंग ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी, तब तक के लिए आप ये फॉलो करो। तो सेम इसमें हाई कोर्ट ने ये बोला, उन्होंने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया और उसमें उन्होंने बोला कि फॉर द टाइम बीइंग आप रिलीजियस क्लोथिंग पहन के जिसमें हिजाब इंक्लूडेड है अब वो पहन के कॉलेज नहीं आएंगे। फिर फाइनली ये केस जो है फुल बेंच को रेफर कर दिया गया। अब यहाँ फुल बेंच क्या होती है, जो थ्री जजेस की बेंच होती है उनको हम बोलते हैं फुल बेंच। जो 3 जजेस वो थे यहाँ पे, चीफ जस्टिस ऋतु राज, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित एंड जस्टिस के एम काजी, इन 3 जजेस की बेंच को ये केस रेफर किया गया सुनने के लिए। अब कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस केस को सुनने में। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर उन्हें करने पड़े। वो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या थे कि क्या हिजाब हमारा एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, क्योंकि अगर वो हमारा एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होगा तो वो प्रोटेक्टेड होगा, अगर वो नहीं होगा एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस तो वो प्रोटेक्टेड नहीं होगा। तो केस क्या कोर्ट को क्या डिटरमाइन करना था कि क्या हिजाब हमारा एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, और सेकेंड क्या whether prescription of school uniform is violative of Article 19 subclause A, subclause 1, subclause A. Whether prescription of school uniform is violative of Article 1, subclause A. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि क्या अथॉरिटीज ने जो बोला है कि आपको स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आनी है, क्या वो हमारी वॉयलेटिव है, क्या वो कॉन्ट्राडिक्टरी है फ्रॉम टू आर्टिकल 19(1)A। अब आर्टिकल 19(1)A क्या बोलता है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब हर इंडिविजुअल पे ये राइट है कि वो फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, फ्रीली स्पीच दे सकता है किसी भी मैटर पे, उसको अगर वो लगता है कि वो पॉइंट है तो अपना पॉइंट रख सकता है। तो यहाँ पे जो इशू ये आया था कि उनको ये लग रहा था कि हिजाब पहनना उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इस तरीके से वो अपने को एक्सप्रेस कर सकती हैं, इसलिए वो फ्रीडम जो है वो आर्टिकल 19(1)A के अंडर प्रोटेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 19(1)A बोलता है कि हमारे पास फ्रीडम टू स्पीच एक्सप्रेशन है, हम अपने आप को किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं
तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या हिजाब पहनना हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को क्या प्रोटेक्टेड होगा उसके अंडर या नहीं होगा। तो हाई कोर्ट में इसका आंसर देते देते हमें कुछ पॉइंट्स बताए, तो हम धीरे धीरे उन्होंने पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो ये केस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इस केस का नाम था रेशम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। उस केस में उन्होंने बोला हिजाब इज नॉट द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लामिक फेथ एंड दस इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिजाब इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। अब उसके पीछे उन्होंने कुछ कुछ रीजंस दिए। Karnataka High Court noted that essential practices are those that are fundamental to the religion and exist from the time immemorial. Essential religious practice वो religious practice होती है जो हमारे religion के fundamental होती है, मतलब जिनके बिना हमारा religion stand नहीं करेगा, जिनके बिना हमारा religion अधूरा है, वो practices को हम बोलेंगे fundamental essential religious practices। और जो कि बहुत टाइम फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, मतलब बहुत टाइम मतलब से चली हुई आ रही होती है, उन प्रैक्टिसेस को हम बोलते हैं एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। These are the practices that either precede the religion or are founded at the origin of the religion. These practices are binding and form the cornerstone of the religion. If these practices are not followed, it will result in the change of the religion itself. इतनी फंडामेंटल होती हैं, इतनी बेसिक हमारी राइट्स होती हैं कि अगर हम उन राइट्स को फॉलो ना करें, अगर हम उन प्रैक्टिसेस को फॉलो ना करें, अगर हम उस रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो ना करें, तो या तो फिर हमें अपना रिलीजन चेंज करना पड़ सकता है या हमारा पूरा रिलीजन फॉल हो जाएगा। मतलब वो इतनी फंडामेंटल है कि वो बेसिक है, और या फिर वो बहुत टाइम से चली ही आ रही हैं। हमारे रिलीजन स्टार्ट होने से पहले से लोग उसको प्रैक्टिस को फॉलो करते ही आ रहे हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट रीजनिंग। Second reasoning was the court relying on different religious commentators it said were accepted to be authentic said that wearing a hijab is not obligatory. At best, wearing hijab could be tied to culture but not to religion. मतलब उन्होंने ये बोला कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे ऑथर्स जो रिलीजियस ऑथर्स जो जिन्होंने रिलीजियस टेक्स्ट लिखे थे, उनके कमेंटेटर्स जिनको सुप्रीम कोर्ट जिनको कोर्ट रिगार्ड करता है एज ऑथेंटिक, उनके टेक्स्ट पढ़े और उन्होंने ये देखा, जैसे कि उन्होंने फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सूरास पढ़े, उन्होंने हिदायत्स पढ़ी, उन्होंने बहुत सारे मुस्लिम इस्लामिक टेक्स्ट पढ़े और उसमें उन्होंने देखा कि हिजाब पहनना सिर्फ ऑब्लिगेटरी नहीं है, ये सिर्फ एक डायरेक्टरी है। मतलब डायरेक्टर ऑब्लिगेटरी है, मतलब ऑब्लिगेटरी मतलब आपको फॉलो करना ही करना है। अगर आप ये नहीं फॉलो करते हैं तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगा। और डायरेक्शंस मतलब आप ये फॉलो कर भी सकते हैं, आप ये फॉलो नहीं भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल TPSP डायरेक्शंस होती हैं और फंडामेंटल राइट्स ऑब्लिगेटरी हैं, हमें वो करनी ही, हमारी वो फुलफिल हमें करनी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम चीज आया, उन्होंने बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट देखे और उन्होंने उसके बेस पर ये कंक्लूजन निकाला कि हिजाब पहनना सिर्फ डायरेक्टरी है, ऑब्लिगेटरी नहीं है। और हो सकता है कि पहले जो बहुत टाइम से जो लोग हिजाब पहन के आ रहे हों वो एक सेफ्टी मेजर हो वुमेन्स के लिए, एक अपने आप को कवर करना एक सेफ्टी मेजर हो, लेकिन हम उसे रिलीजन से बांध नहीं सकते हैं। हो सकता है वो अपने सेफ्टी पर्पज से वो हिजाब डाल के जाती होंगी, लेकिन वो रिलीजियस से कनेक्टेड किसी भी तरीके से नहीं है। अनदर रीजनिंग जो कि कोर्ट ने दी वो ये कि इन एडिशन द कोर्ट नोटेड दैट प्रिस्क्राइबिंग क्लोथिंग आइटम्स सच एज हिजाब एंड हेडगियर मे हिंडर द प्रोसेस ऑफ इमांसिपेशन ऑफ वुमेन इन जनरल एंड मुस्लिम वुमेन इन पर्टिकुलर। मतलब कि अगर वो हिजाब अलाउ करते हैं और कुछ लड़कियां हिजाब पहन के आती हैं, कुछ लड़कियां हिजाब पहन के नहीं आती हैं, तो इससे क्या होता है, दे विल नॉट बी एबल टू गेट टुगेदर इजीली और उनके बीच में एक बैरियर काइंड ऑफ होगा। तो इसलिए कोर्ट ने बोला कि इसलिए हमें अलाउड भी नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने फाइनल रीजनिंग अपनी ये दी कि जैसे कि सेकंड क्वेश्चन जो था कि क्या यूनिफॉर्म पहनना हमारे जो हिजाब पहनना क्या हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंडर आता है, आर्टिकल 19(1)(a। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी फंडामेंटल राइट एक एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं होता, उसके ऊपर हम एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। सेम गोज विद आर्टिकल 19(1)(a, उसके ऊपर भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट रीजनिंग ये दी कि हम कोई भी इंस्टीट्यूशन हम विदाउट यूनिफॉर्म हम रन कर ही नहीं सकते। It was a given for, see, I'll read out the judgment for you. Emphasizing the importance of uniforms, the court said that it was given for institutes to have a power to mandate a dress code, and no reasonable mind can imagine a school without a uniform. मतलब it is not at all अचीवेबल कि हम एक इंस्टीट्यूट को बिना यूनिफॉर्म बिना एक ड्रेस कोड के रन करें, हम स्कूल सिस्टम को बिना यूनिफॉर्म के रन नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने अपने रिलीजियस टेक्स्ट की मदद, उन्होंने धर्मशास्त्र और उन्होंने इंग्लिश लीगल टेक्स्ट की मदद लिया अपने आप को पॉइंट को प्रूव करने के लिए। ये बोला कि हम
ये उसको वॉयलेट नहीं करता, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वॉयलेट नहीं कर सकता, उसके ऊपर भी हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हम लगा सकते हैं। अब आई हैव कम टुवर्ड्स एन एंड ऑफ दिस वीडियो और हमने पूरा जजमेंट को समझ लिया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस मिल गए होंगे कि क्यों हाई कोर्ट ने उससे बोला कि अब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, और क्यों उन्होंने बोला कि हिजाब विल नॉट बी प्रोटेक्टेड अंडर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये आपको इसके आंसर्स मिल गए होंगे। और while discussing these topics we have discussed some legal topics as well, so I'll summarize all those legal words for you। देखो, पहला हमने पढ़ा आर्टिकल 25 which gives us freedom of conscience, freedom of profess and freedom to practice and propagate our religion। ठीक है, अब हम हर वर्ड को एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। कॉन्साइंस मतलब हमारा इंडिविजुअल फ्रीडम किसी भी पॉइंट या किसी भी बिलीफ सिस्टम को, किसी भी आइडियोलॉजी को बिलीव करने का। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एन एग्जाम्पल, एक केस लॉ था, उसमें क्या हुआ, एक बच्चे को स्कूल में वो ही डिनाइज कि ही विल नॉट सिंग नेशनल एंथम। क्यों? क्योंकि उसका रिलीजियस उसको बार करता है, ये उसके रिलीजियस के, उसके फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस के खिलाफ है, क्योंकि उसका फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस ये बोलता है कि नेशनल एंथम गाने से उसके रिलीजियस प्रिंसिपल्स वायलेट होते हैं, उसके रिलीजियस बिलीफ्स वायलेट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना और उसको फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस की वजह से उसको अलाउ किया कि वो नेशनल एंथम नहीं गाएगा। सेकेंड आता है फ्रीडम टू प्रोफेस। फॉर एग्जाम्पल, फ्रीडम टू प्रोफेस और फ्रीडम टू प्रैक्टिस ये बहुत सिमिलर है। प्रैक्टिस और प्रोफेस मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर, मतलब प्रैक्टिस करना, मतलब अपने रिचुअल्स, अपने वर्शिप, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप हिंदू हैं तो आप टेंपल जाते होंगे, अगर आप क्रिश्चियंस हैं तो आप चर्च जाते होंगे, अगर आप मुस्लिम्स हैं तो आप मॉस्क जाते होंगे। तो जो भी आपके रिलीजियस में जो भी प्रैक्टिसेस दे रखी हैं, जो भी रिचुअल्स दे रखी हैं, आपको यज्ञ करने, आपको हवन करने, जो भी टाइप की प्रैक्टिसेस दे रखी हैं, अगर आप उन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं तो यू आर प्रैक्टिसिंग, यू आर प्रोफेसिंग योर रिलीजन एंड यू आर अलाउड टू डू सो। आप पे फ्रीडम है इन सबको करने का। थर्ड कम्स प्रोपेगेट। प्रोपेगेट मतलब अपने रिलीजियस टीचिंग्स को दूसरों को एजुकेट करना, दूसरों में फैलाना, लोगों को बताना। फॉर एग्जाम्पल, जो मदरसाज होते हैं, जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी के बारे में बहुत सारे लोग फैलाते हैं, दे प्रोपेगेट द रिलीजन, तो दे आर अलाउड टू डू सो। मतलब वी कैन नॉट बार देम कि आप ये नहीं कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड। सेकंड कम्स आर्टिकल 19 जो कि हमें देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देखो, मानो सुप्रीम या कोई एक पार्लियामेंट एक बिल पास करती है और उसमें कोई भी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है, मान लीजिए लेट्स से हिजाब के ऊपर ही कुछ भी रूलिंग देती है और हमें लगता है कि ये जो रूलिंग आई है वो गलत आई है, ये इस पे ये इट कुड हैव बीन बेटर, या इट शुड नॉट, द कोर्ट शुड नॉट हैव रूल्ड इन दिस वंस फेवर। तो जो भी हमें अपना बिलीफ लगता है, जो भी हमें लगता है, तो हमारे पास राइट है वो बोलने का। वी हैव राइट टू फ्रीली स्पीच एंड एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, और हम बोल सकते हैं, वी आर अलाउड टू डू सो। हमने डिस्कस किया कि फुल सिंगल बेंच क्या होती है, फुल बेंच क्या होती है, वो मैंने आपको बता दिया कि अगर सिंगल एक जज डिसाइड करता है केस को तो उसको हम बोलते हैं सिंगल बेंच। अगर 3 जजेस एक केस को डिसाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फुल बेंच। तो यहाँ पे पॉइंट्स और हैं जो कि लीगल पॉइंट्स हैं, आई हैव नॉट डिस्कस विद यू इन द केस। वो हैं, एक होती है हमारे पास डिवीजन बेंच, जिसमें कि 2 जज होते हैं। डिवीजन बेंच हमने नाम से क्यों रखा कि 2 जगह ओपिनियन डिवाइड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मानो एक जज बोलता है हाँ, दूसरा जज बोलता है ना, तो ओपिनियंस डिवाइड हो गए ना, तो इसलिए हमने उसका नाम रख दिया डिवीजन बेंच। इससे आपको याद रहेगा, मतलब इसका डिवीजन बेंच मतलब 2 जजेस होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में मतलब होते हैं हमेशा जजेस ऑड नंबर में होते हैं, 5 या 5 से ज्यादा, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे करके हो सकते हैं। अभी तक की जो लार्जेस्ट बेंच थी वो थी केशवानंद भारती केस में, विच वॉज 13 जज बेंच। इससे बड़ी बेंच आज तक नहीं बैठी है। तो बेंच मतलब जितने जजेस उस केस पर डिसाइड कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं बेंचेस। लास्ट जो हमने पढ़ा वो था इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम ऑर्डर क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी में मेंटेन करने के लिए, केओस ना हो और प्रोटेस्ट वगैरह ना हो, और कोर्ट को थोड़ा टाइम देने के लिए कि वो उस इशू पे, उस लीगल इशू पे सोच सके, उस पर डिसीजन दे सके अपना, वो तब तक के लिए फॉर द टाइम बीइंग एक डिसीजन देता है। उसको हम बोलते हैं इंटरिम ऑर्डर फॉर मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। उसको हम बोलते हैं इंटरिम ऑर्डर। उस टाइम कोई भी पार्टीज के राइट या लाइबिलिटीज डिसाइड नहीं हुए होते हैं, वो सिर्फ एक टाइमिंग के लिए, तब तक के लिए कि सोसाइटी में वो प्रोटेस्ट ना हो, वो केओस ना हो, तो तब तक के लिए वो इंटरिम ऑर्डर पास करता है।
जैसे इस केस में भी लेट्स से एग्जाम्पल की मदद से समझाती हूँ कि इस केस में भी कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक पहले इंटरिम ऑर्डर पास किया। क्यों? कि बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे कॉलेजेस में, बहुत लड़कियों को बहुत मोलेस्टेट किया जा रहा था। इसकी वजह से सुप्रीम हाई कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया कि फॉर द टाइमिंग मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर, ताकि आप नहीं पहनो, फिर हम उसके ऊपर बाद में जजमेंट देंगे। ठीक है? Hope with this I have come towards an end of this video. I hope you've understood all the legal principles and all the legal points and the judgment as well. And if you have any doubt, you can ask me in the comment section. I'll be more than happy to solve all your queries. And bye and take care.